हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इस सीरीज में हम सारे 11 बॉडी के सिस्टम इंटीग्रेटेड वे में उसकी पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल, मतलब क्लास 12th बायोलॉजी से लेके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तक कवर करेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 घंटे में। अगर तुम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के चैप्टर से पढ़ेंगे तो लगभग 30 से 40% चीज तुमको ऑलरेडी आता होगा, चाहे तुम एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो या नर्सिंग कर रहे हो। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहने वाला है। तो अगर आप अभी तक इस कोर्स में इनरोल नहीं किए हैं तो फटाफट से आज ही इनरोल कर लीजिए। आप हमारे वेबसाइट, मैं आपको दिखा देता हूं, आप हमारे वेबसाइट cyton.in पे चले जाइए, cyton.in पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखेगा। मैं आपको नीट यूजी के लिए तो पढ़ाता हूँ, मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए भी आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 कोर्स दिखेगा, मेरा बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स। बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 80 घंटे में जो ये पूरे 11 सिस्टम है मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स में बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ जो आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्सेस है, जैसे पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी, पूरी बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि आप लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखें सब कुछ के साथ, टेस्ट के साथ हम कराने वाले हैं। तो डॉक्टर निखिल आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे, डॉक्टर समित्रा और मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, और डॉक्टर प्रज्ञान आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में। तो इस कोर्स की प्राइस हमने 4999 रखी है, ठीक है। और अगर तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाला पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स पहले पढ़ के देखना चाहते हो, तो इस कोर्स की प्राइस हमने 1999 रखी है। तो आप दोनों में से कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड अपनी एमबीबीएस की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात कोर्स के बारे में। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इस लेक्चर को एंड तक देखना और उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि द वे वी टीच वर्सेस तुम्हें जो मैरो पे, प्लैटर पे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, है ना। देखो, दे आर वेरी गुड, बट द थिंग इज कि अभी तुमको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला चाहिए, वो काम मैं यहाँ पे करने वाला हूं। और आज की क्लास के बाद तुम्हें जितनी भी ये बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है वो सब एकदम टिप्स पे रहेगा और तुम्हें आज से ही डॉक्टर वाली फील आ जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नीट का स्कोर और कौन से कॉलेज जा रहे हो वो लिख दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेज वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस न्यू जर्नी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, पहले उसका डेफिनेशन समझते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? एनाटॉमी, किसी चीज को अगर हम काट के पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको एनाटॉमी कहेंगे। तो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा है बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम एनाटॉमी कहते थे, ठीक है। पहले के जमाने में कैसे पढ़ना होगा? अगर मेरे बॉडी के अंदर क्या है तुम्हें देखना, तो तुम्हें क्या होगा? मुझे काटना पड़ेगा, तभी तो तुम देख पाओगे ना। उस फिनोमिना को हम कहते हैं डिसेक्शन। अभी भी एनाटॉमी में हम डिसेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, और जिसको डिसेक्शन अच्छे से आ जाता है उसकी एनाटॉमी स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर हम किसी चीज को, बॉडी पार्ट या बॉडी स्ट्रक्चर को काट के पढ़ रहे हैं, तो उस फिनोमिना को हम डिसेक्शन कहते हैं। आजकल तो आप इमेजिंग टेक्निक से भी पढ़ सकते हैं एनाटॉमिकल चीजें, राइट। दूसरा चीज है दैट इज फिजियोलॉजी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो फिजियोलॉजी में क्या है भैया? मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बॉडी काम कैसे करता है उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, और इसी दोनों को मिला देते हैं तो मेरा इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम के बारे में मुझे सारी जानकारी होती है। तुम देखोगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कि अगर किसी का एनाटॉमी कैसा है उसके बेसिस पे ही उसका फंक्शन होगा। जैसे अगर तुम मान लो कि मैं ब्लड कैपिलरीज की बात करूं, तो ब्लड कैपिलरीज क्या होता है? तुम्हारे जो है बहुत पतले होते हैं, जिससे आपके चीजें डिफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। या आरबीसी देखोगे तो आरबीसी मेरा कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बोन्स को देखोगे, बोन्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए, है ना। एल्विलाई का वॉल्स आप देखोगे तो वो थिन होता है ना। किसका बना होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। क्या करता है वो? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करता है। तो इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। इसलिए जब हम इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम की तरह पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है।
अब हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो भैया कैसे कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले आपका एटम सबसे छोटा एंटिटी है ना, एटम से आपके मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, माइक्रो मॉलिक्यूल से आपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखा जो आपने इवोल्यूशन में देखा होगा, फिर उसके बाद आपके छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बने, एंड ऑर्गेनेल से फिर आपके सेल्स बने। ठीक है, सेल से फिर स्टार्ट होता है लिविंग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सेल से बना टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाया ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जिसके फंक्शन में आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, तो ये आपका बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम को मिला के हम बनते हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो हम इसी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ने वाले, तो हम कितने ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, हम 11 सिस्टम आपके बॉडी का पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कुछ ने तो तुमने 12th में देखा ही नहीं है। कौन कौन सा ऐसा, सबसे पहले आपका इंटेग्यूमेट्री सिस्टम है ना, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, पहले आपके किसी जमाने के एनसीईआरटी में रहा था। तो जैसे स्किन और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को हम इंटेग्यूमेट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, पूरा बोन्स, सारे बोन्स मैं तुम्हें याद करा दूंगा, एक्सियल एपेंडिकुलर सारे बोन्स मैं तुमको याद करा दूंगा, ज्वाइंट सारे मैं तुमको याद करा दूंगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे तीसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे दैट इज मस्कुलर सिस्टम, मसल का मूवमेंट, तो इसमें एनाटॉमी भी मसल का पूरा, सारे मसल का नाम और उसकी फिजियोलॉजी, फंक्शन कैसे करता है, वो सब भी हम पूरा पढ़ लेंगे। चौथा सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम, जहां पे ब्रेन नर्व्स तो आप पढ़ोगे, और उसके बाद सेंस ऑर्गन्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे आई ईयर जो आपके अब एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें पढ़ना तो है अभी एमबीबीएस में, तो आई ईयर भी बिल्कुल बेसिक से मैं तुमको पढ़ाऊंगा। फिर आगे आपका एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हार्मोन्स, ग्लैंड जितने भी, उनका डिटेल में फंक्शन कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब हम देखेंगे। फिर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे लंबा होने वाला है ना, बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बहुत अच्छे से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, खास करके ईसीजी के मेरे लेक्चर्स देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसा लेक्चर होता है ईसीजी का। तो ईसीजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें वेक्टर वेक्टर का भी पूरा काम आएगा, तो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे इम्यून सिस्टम हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर हम आपका देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपैरेटिवली इजियर साइड पे होता है, जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ा दूंगा उससे तुम्हें पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ही काम आ जाएगा। सेम गोज फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारी एम्ब्रियोलॉजी भी हम थोड़ा बहुत कंप्लीट करा देंगे इन्हीं लेक्चर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है, तो सिस्टम सारे 11 सिस्टम है जो हम अब कंप्लीट करने वाले। अब सबसे पहले बॉडी के फिनोमिना पे काम करते हैं। सबसे पहला फिनोमिना जो हमारे बॉडी का है दैट इज होम्योस्टैसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम होम्योस्टैसिस, क्या होता है भैया होम्योस्टैसिस? तो होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। हम पढ़ते थे ना ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर्स, फिर हम पढ़ते थे थर्मो रेगुलेटर, थर्मो कन्फर्मर्स, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रख पाता है, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, उसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। बॉडी के लिए होम्योस्टैसिस बहुत जरूरत है, थोड़ा भी कुछ चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी खराब हो जाती है ना। तो बॉडी हमारा हमेशा जो हमारा होता है वो डायनेमिक कंडीशन में रहता है, ताकि वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखे, और ये पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, बहुत नैरो रेंज में काम करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे, तो ब्लड शुगर लेवल मेरा 70 टू 110 mg पर डीएल होता है आपका, है ना। तो ये इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या हो गया, मेरा अगर ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो मुझे हाइपरग्लाइसीमिया है ना, अगर ब्लड शुगर कम हो रहा है तो मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो इसीलिए हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, अच्छा, मेरे बॉडी में बहुत सारी फ्लूइड्स हैं जिनको हम बॉडी फ्लूइड्स भी कहते हैं। कैसा कैसा बॉडी फ्लूइड्स होता है सर? एक होता है मेरा आईसीएफ, आईसीएफ हो गया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज योर आईसीएफ, है ना, जो आपके पूरे सेल के अंदर है वो, उस फ्लूइड को हम आईसीएफ कहते हैं। ठीक है, जो आपके सेल के अंदर हो गया। ठीक, दूसरा होता है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको हम ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे आपके जैसे लिम्फ का प्लाज्मा हो गया आपका, है ना, या सीएसएफ आपके ब्रेन में हो गया, सिनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंट्स में हो गया, एक्वस ह्यूमर, ये वाला आगे वाला पार्ट जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे वाला जो होता है दैट इज विट्रस ह्यूमर।
तो ये आपके आई में हो गया, ठीक है। और ब्लड तो आपका है ही, जो ब्लड है ये आपका, ये भी तुम्हारा, और तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी जो है, ये सब ईसीएफ का पार्ट है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज योर आईसीएफ, सेल के बाहर जो फ्लूइड है या दो सेल के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज योर ईसीएफ। ईसीएफ आपके बॉडी का 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर होता है। इस पे सवाल आता है आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। ईसीएफ आपके पूरे बॉडी का 1/3 होता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो ये होम्योस्टैसिस है वो कंट्रोल कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं हम होम्योस्टैसिस, कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस कैसे होता है। ये जो काम करता है ये एक मैकेनिज्म से काम करता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आपने पढ़ा है कि दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसके लिए जो सेंटर होते हैं, जो मतलब इसको रेगुलेट करते हैं, तो दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है मेरे बॉडी में। कौन कौन सा सर? एक होता है मेरा नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है मेरा एंडोक्राइन कंट्रोल। हमको पता है कि नर्वस कंट्रोल क्या होता है भैया, नर्व इंपल्स के थ्रू मैसेज पहुंचा रहा है, इसकी स्पीड बहुत तेज होगी और ये शॉर्ट लिव्ड होगा। दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है भैया, हार्मोन्स काम करता है ना, केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करता है। इसका ऑब्वियसली स्पीड स्लो होगा और इसका जो इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग होगा। और इन्हीं दोनों मैकेनिज्म से, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के आपस में कोऑर्डिनेशन से हम होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं फीडबैक सिस्टम होता क्या है। तो फीडबैक सिस्टम में भैया क्या हुआ, सिंपल सा अगर हम एक फीडबैक सिस्टम देखें तो क्या फीडबैक आएगा, कैसे आएगा। तो फीडबैक सिस्टम क्या हुआ, इट इज अ साइकिल वेयर अ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, ठीक है। मैं मॉनिटर कर रहा हूं बॉडी कंडीशन को, इवेल्युएट कर रहा हूं कैसे काम कर रहा है, और अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम कुछ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देके ऑल्टर कर रहे हैं, फिर से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और फिर से इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट फीडबैक चलता रहता है ताकि मेरा बॉडी होम्योस्टैटिस पे रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दो, कंट्रोल कंडीशन क्या हो गया तुम्हारा, जैसे हम मान लो कि बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करते हैं, ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड्स का ये भी हम कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, फीडबैक सिस्टम डिसरप्ट कब होगा, जब कोई आर्टिफिशियल चेंज आएगा मेरे बॉडी में, है ना। तो अगर एनी डिसरप्शन हो रहा है इन द चेंज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो इट विल बी परसीव्ड बाय एज स्टिमुलस, इट विल बी परसीव्ड एज स्टिमुलस, ठीक है, ठीक। तो देखो होता क्या है, तो सबसे पहले भैया स्टिमुलस को परसीव कौन करेगा, अगर मेरे पास कोई स्टिमुलाई आ रहा है, रिफ्लेक्स में पढ़ा है ना, तो स्टिमुलाई को परसीव कौन करेगा, मेरा रिसेप्टर परसीव करेगा, ठीक है। रिसेप्टर ने उस सिग्नल को लिया और उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन जिसको कहते हैं ना, इससे भेजा तुम्हारा कंट्रोल सेंटर में, कुछ भी हो सकता है कंट्रोल सेंटर आपका, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ने देखा कि हाँ भैया ये वाला मैटर हो रहा है, तो वो उसने क्या, एक मैसेज रिले किया, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन। तो ये इफेरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन को बोला कि भैया इफेक्टर पे कि काम करो और इसका रिस्पॉन्स दो, है ना, इसका रिस्पॉन्स दो। यही तो इसका फीडबैक हुआ ना, इसका रिस्पॉन्स दो, राइट। तो ये तुम्हारा पूरा जो, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक, बढ़िया। तो यही देखो सेम यही, तो देखो रिसेप्टर एफरेंट पाथवे गया, एफरेंट पाथवे सेंसरी न्यूरॉन पे आया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर पे आया, कंट्रोल सेंटर से इफरेंट पाथवे से इफेक्टर, और इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स दे देगा, रिस्पॉन्स के बाद अगर स्टिमुलाई चला गया तो फिर निगेटिव फीडबैक आएगा और भैया बोलेगा भैया ठीक है आप शांति से बैठो, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक। अब जो पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसको अच्छे से समझते हैं, क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्या होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मेरे बॉडी में ज्यादातर जो मैकेनिज्म है दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कुछ ही मैकेनिज्म होते हैं मेरे बॉडी में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल्स पता है तो एक एग्जांपल तो सब बता देगा, मुझे पता है, उसके अलावा कोई एक एग्जांपल अगर बता पाओगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम को हम रोक रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देंगे, है ना। अगर किसी काम को हम रोक रहे हैं तो उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। तो देखो भैया क्या हुआ, स्टिमुलाई आया, ठीक है, कुछ भी स्टिमुलाई आ रहा होगा, ठीक है, ठीक। तो ऑब्वियसली कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी चेंज आ रहा है तो क्या हुआ, मेरा होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हुआ। इस कंडीशन में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें क्या डिस्टर्ब हो रहा है कि मेरा बीपी जो है बढ़ गया। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, बीपी क्या करेगा मेरा, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेरे ब्लड वेसल्स में। हम पढ़े थे ना कि चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर कहां होता था, कैरोटिड आर्टरी और अयोटिक नॉच हम पढ़ते थे ना। तो बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसने सिग्नल कहां भेजा, इसने सिग्नल भेजा मेरे ब्रेन को भैया, कंट्रोल सेंटर को। ये तुम्हारा कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। तो स्टिमुलाई ने को परसीव किसने किया, रिसेप्टर ने परसीव किया। रिसेप्टर ने सिग्नल किसको भेजा, रिसेप्टर ने सिग्नल कंट्रोल सेंटर को भेजा। कंट्रोल सेंटर ने आउटपुट दिया कि भैया हाँ ठीक है, एनालाइज किया इसको कि अच्छा हाँ ये वाला प्रॉब्लम है, अब हम कुछ करते हैं इसके लिए। तो क्या हुआ भैया, वो आया इफेक्टर के पास, ठीक है। अब इफेक्टर में क्या था कि मेरा हार्ट, है ना, हार्ट क्या रिलीज करता था, याद है आपको, राइट एट्रियम रिलीज करता था एएनएफ या एएनपी, जो वेजोडाइलेशन का काम कर देता था। तो यही इसका रिस्पॉन्स आया। तो हार्ट ने क्या किया, रिलीज किया एएनपी, इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। तो अब क्या हुआ भैया, डिक्रीज इन हार्ट रेट हो गया विद द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, और जिससे मेरा बीपी डिक्रीज हो गया। अब मेरा अगर बीपी डिक्रीज हो गया तो क्या हुआ भैया, तो आदमी क्या है, वापस से होम्योस्टैसिस पे आ गया। तो अब जब होम्योस्टैसिस पे आ गया और मैं अगर इसको डायलेट करता रहूंगा, डायलेट करता रहूंगा, डायलेट करता रहूंगा, तो मेरा बीपी बहुत कम हो जाएगा। तो हमको भैया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा, भैया नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब काम रोक दो, है ना। तो यही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है। इसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। किसी फंक्शन को जब आप रोक रहे हैं एक्सेस के कंडीशन में, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मेरे बॉडी में क्या हुआ कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सर्टोली सेल रिलीज करता था इनिबिन, है ना। इनिबिन फिर इनिबिट करता था रिलीज को। तो ये अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। तो ज्यादातर सिस्टम जो मेरे बॉडी में है वो सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वाले ही होते हैं। कुछ ही सिस्टम है जो मेरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वाला होता है, ठीक। चलिए, जब बात पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक एग्जांपल जो तुमको पता है वही लिया है, दूसरा तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्या भैया, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ the wall of uterus forces the baby's head into the cervix। याद है क्या कहते थे उसको, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक। अच्छा, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो क्या हुआ भैया, तो मेरा जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच हो गया है, डायलेट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या भेजे, ये सिग्नल भेजे ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन क्या किया, ब्रेन ने भेजा आपको ऑक्सीटोसिन, वैसे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है भाई, ठीक है ना। इसने भेजा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या किया, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, कॉन्ट्रैक्ट कराया, ठीक है। तो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो क्या हुआ भैया, बेबीज बॉडी स्ट्रेचेस द सर्विक्स मोर, और प्रेशर आया, ठीक है। तो जब ये और प्रेशर आ रहा है तो ये फिर से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है कि भैया और स्ट्रेच करो, और फिर से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। तो ये साइकिल चलते रहता है जब तक एक्सपल्शन ऑफ बेबी नहीं होता। तो यहां पे कोई स्टिमुलाई आ रहा है तो उससे जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि भैया और कराओ और कराओ। यहां जो रिस्पॉन्स है होने के बाद ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा था कि नहीं अब रोक दो। यहां पे क्या है, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है। तो इसी तरह के डिफरेंस होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, ठीक है। चलो इसको टैबुलर फॉर्म में समझते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो क्या भैया, इट रिवर्सेस द ओरिजिनल स्टिमुलस, है ना, रोक देता है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उसको रिवर्स किया, उसके फिर शांत बैठ गया। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, इट इनहैंसेस द स्टिमुलस। मान लो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन था, इससे हम स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, ठीक है।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस टू अ नॉर्मल। तो अगर पूछे तुमसे सवाल कि मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस कौन कराता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आपका जवाब क्या आएगा कि होम्योस्टेसिस मेंटेन मेरा जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कराता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं कराता। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या है? जो काम हो रहा है उसको बढ़ा के कर दिया जाए, तो इट स्ट्रेंथेंस द रिस्पॉन्स अंटिल द इंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट। जैसे एक्सपल्शन ऑफ बेबी हो रहा है या फीटस हो रहा है ना, तो ये यहां पे करता है। ठीक है, ज्यादा मेरे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, बहुत रेयर होता है मेरे बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सेल्फ लिमिटिंग होता है ना, सेल्फ लिमिटिंग है, तभी तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है कि जब कंडीशन नॉर्मल हो गया तो इट विल स्टॉप। बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक्सटर्नल इवेंट चाहिए होता है इसको रोकने के लिए, है ना। जैसे मान लो बच्चा निकल गया, तब जाके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, है ना, तब जाके वो रोकेगा अपने काम, नहीं तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो यहां पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये सेल्फ करेक्टिंग होता है। बट अगर मेरे बॉडी में कोई पॉजिटिव फीडबैक में लूप पे चलने लगा तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि इसको रोक नहीं पा रहे हो ना, यहां तो तुम रोक लोगे, है ना। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज नॉट डेंजरस, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर इज नॉट कंट्रोल इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, अब देखो मैंने 3 एग्जांपल दिखाया है तुम्हारे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। जैसे देखो पहला एग्जांपल 1, बीपी रेगुलेशन। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया ऑब्वियसली कि बीपी बढ़ा तो तुम ब्लड वेसल डायलेट कर दो, बीपी कम है तो तुम ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर दो, तो तुम्हारा बीपी रेगुलेशन हो जाता है। ठीक, दूसरा थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर बढ़ा तो तुम पसीना निकाल दो तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर कम हुआ तो तुम शिवर शेक करो ताकि बॉडी हीट जनरेट हो। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के केस में भी जो इंसुलिन काम करता है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे 3 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपने देखा। पॉजिटिव के अब एग्जांपल देखते हैं, तुम लोगों ने कमेंट तो कर दिया होगा आई होप, बट एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव के। क्या भैया, चले चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है होते रहता है होते रहता है होते रहता है ना, तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तभी तुम देखोगे कि जब डिलीवरी का टाइम होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है पुश पुश पुश, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो यूट्रस का, ताकि ऑक्सीटोसिन हमको आर्टिफिशियली इंजेक्ट नहीं करना पड़े। ठीक है, दूसरा देखो ब्लड क्लॉटिंग में क्या हुआ भैया, क्लॉटिंग फैक्टर जो पूरा कैस्केड प्रोसेस होता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है, जब एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है तो सारे काम करते हैं ना, थ्रोम्बोकाइनेज, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज तुम्हारा, फिर आपका प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से फिर फाइब्रिन होता है। तो इट इज अगेन अ कैस्केड प्रोसेस, तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक केस में अगर सीवियर हैमरेज हो गया, है ना, बहुत ज्यादा हैमरेज हो गया, तो अब क्या होता है, तुम्हारा हार्ट वीकन कर जाता है। ठीक, और इससे फिर अगर तुम्हारा डेथ हो सकता है हेमोरेजिक कंडीशन के केस में। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हम सारे मैकेनिज्म फिजियोलॉजी में जब देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा रहा हूं। आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, होम्योस्टैसिस इम्बैलेंसेस कब होंगे? जब अगर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, कोई मतलब होम्योस्टैटिक फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आपको दिक्कत आएगी, तो डिसऑर्डर हो सकता है आपको। डिसऑर्डर क्या हो भैया, कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ब्रॉड टर्म है ना, डिसऑर्डर। ठीक है, तो इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। ठीक है, डिजीज क्या हुआ, अगर कोई एक बीमारी है जिसको तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना, विस रिकॉग्नाइज हो, जैसे टाइफाइड हुआ है मुझे, मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ, है ना, तो उसमें क्या हो गया, तो आप सिम्टम्स के बेसिस पे इसको डिसाइड कर पा रहे हो, है ना, तो इट इज मोर स्पेसिफिक इन नेचर। लोकल डिजीज अगर किसी एक रीजन में, तो उसको लोकल डिजीज कहते हैं। सिस्टमिक डिजीज पूरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज सिस्टमिक डिजीज। सिम्टम्स, लक्षण जिसको कहते हैं, है ना, तो सब्जेक्टिव चेंजेस दैट ए पेशेंट फील, उसको सिम्टम्स कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम आपकी बीमारी का डायग्नोसिस कर पाते हैं ना, जैसे बुखार है, सर दर्द है, नोजिया है, एंजाइटी है। ठीक है, ठीक। साइंस क्या होता है,
ऑब्जेक्टिव चेंजेस ऑब्जर्व या मेजर करते हैं, उसको साइन कहते हैं। सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस देखो, है ना। जैसे फीवर, रैश, बीपी, जो चीज हम मेजर कर सकते हैं वो तुम्हारा साइन होता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? साइंस इज व्हाई, व्हेन एंड वेयर डिजीज अकर एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्टडी पे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, है ना। एपिडेमिक डिजीज है, एंडेमिक डिजीज है, ये होता है। एंड फार्माकोलॉजी हो गया तुम्हारा, जो ड्रग इस पे काम करेगा, कैसे काम करेगा ड्रग्स, है ना। तो ये सब चीजें हम होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन था, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया होगा। अब तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब आ गया विजुअलाइजेशन का टाइम, जहां पे हम 3D में तुमको चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हम बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड ये तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम्हें एग्जाम में ज्यादा याद ना करना पड़े, ठीक है। तो दो पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। एक पोजीशन होता है दैट इज प्रोन, और दूसरा होता है दैट इज सुपाइन, ठीक है। सुपाइन मतलब क्या हुआ? आप सीधा लेटे हो, तो ऐसे याद रखो, सीधा लेटे हो तो सुपाइन हो गया। पेट के बल लेटे हो या पीछे लेटे हो, वैसे हो गया पेट के बल लेटना, कहते हैं ना, तो प्रोन हो गया। ऐसे याद रहेगा ना तुमको। मैं तुमको ऐसे ही बेवकूफ वाली तरीकों से याद कराऊंगा। पेट के बल लेटे हो तो दैट इज प्रोन। फेस लाइन डाउन तो तुम्हारा प्रोन है, फेस अप है तो सुपाइन है। देखो कैसा पोजीशन होता है, देखिए, लेट्स सी। ये है तुम्हारा। तो अगर ये सीधा लेटा है, क्या है भैया, क्या है भैया, ये दिस इज योर सुपाइन पोजीशन। अब देखो यहाँ पे हाथ कैसा होना चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये देख लो, हाथ हाथ है ना, ये देखो हाथ कैसा होना चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे सीधा, सब कुछ सीधा है। तो फिर इस पोजीशन ऐसे रखे तो दैट इज प्रोन हो गया, ठीक है। ऐसे है तो सुपाइन है। तो ये जो पोजीशन, ये देखो, ये जो है, ये पोजीशन जो है दैट इज योर सुपाइन पोजीशन। ये पोजीशन है दैट इज योर सुपाइन पोजीशन। देखा। अब इसी को मैं उल्टा देता हूं, पलट गया, तो हाथ देखो वापस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना। तो इस तरह के सिचुएशन को हम प्रोन कहते हैं, याद रहेगा। पेट के बल सोए हो तो प्रोन है, सीधे होके सोए हो तो दैट इज सुपाइन। बिल्कुल याद रहेगा सबको, बहुत। तो दिस इज सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन, और जिसके बेसिस पे हम सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अब चलो रीजनल नेम सारा एक एक करके देखते हैं, विजुअलाइज करके कौन सा पार्ट कहाँ क्या है। और जो याद नहीं रहेगा तुमको, मैं याद करा दूंगा क्लास में, दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो आओ दीदी का डायग्राम देखते हैं। पहले हम सुपाइन पोजीशन पे एंटीरियर व्यू पे देखते हैं, फिर पोस्टीरियर व्यू पे देखेंगे। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ए से आगे याद रखना, ए से पीछे, पीछे याद रखना, ठीक है। अब देखो एक एक करके। सबसे पहले जो आपका स्कल वाला रीजन है, ठीक है, स्कल, ये तुम्हारा हो गया क्रेनियल स्कल, आपको पता है, ठीक है। फेस वाला जो पार्ट है दैट इज फेशियल। और इन दोनों को पूरा मिला लो तो क्या होगा मेरा, हेड रीजन है या सेफेलिक रीजन कहते हैं। हेड रीजन है या सेफेलिक रीजन इसको कहते हैं, ठीक है, सेफेलिक, ठीक। अच्छा, अब फेस में क्या क्या तुमको दिख रहा है? ये तुम्हारा फोरहेड है, पता है, ये वाला। चलो ये तुम्हारा फोरहेड हो गया, ठीक है। ये देखो ये वाला टेम्पोरल बोन जहां पे होता है, तो इसको हम टेम्पल कहते हैं, टेम्पल। ऐसे याद रखो, जोमेटो वाले का देखे हो ना, ये तुम्हारा यहाँ पे लगाता है ना, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो मेजर करता है दिमाग में कितना जा रहा है। तो कहाँ है ये टेम्पल रीजन? बोलना भाई, जोमेटो वाले को स्पॉन्सर कर देगा ये वाले लेक्चर को, है ना। फिर तुम्हारा कोर्स मैं फ्री कर दूंगा, तो टैग कर देना, ठीक। दूसरा आई, तो आई देखो गड्ढे में है, ऑर्बिट्स में है, तो इसलिए हम इसको ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। ऑर्बिटल तुम्हारा आई, ठीक है। ईयर, ओटिक, ठीक है। चीक तुम्हारा जो है द बक्कल कैविटी, खा रहे हो अंदर, है ना, तो बक्कल वाला पार्ट है तो इसलिए बक्कल कह देते हैं। नोज नेजल तुमको पता है, माउथ ओरल तुमको पता है, और चिन, है ना, तो ऐसे कहते हैं। मेंटल है क्या, तो दैट इज कॉल्ड मेंटल। तो ये सारे तुम्हारे किस रीजन में आ गया, ये सारे तुम्हारे हेड या सेफेलिक रीजन में। तो हेड में क्या है भैया, हेड में मेरा क्रेनियल है और फेशियल है। फेशियल में मुझे सामने से दिख रहा है क्या, फोरहेड, टेम्पल, आई, ईयर, चीक, नोज, माउथ और चिन, दैट इज मेंटल, ओरल, नेजल, बक्कल, ओटिक, ऑर्बिटल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल, ठीक है। फिर थोड़ा दूसरे रीजन पे आते हैं। द सेकेंड रीजन दैट वी हैव
इज नेक, या इसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं ना, सर्वाइकल दर्द हो रहा है, कहते हैं सर्वाइकल पेन हो गया है ना, और सर्वाइकल बोन भी यहाँ पे है C1 से C7 तक, है ना, तो इसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे देखो क्या क्या आ जाता है। इसके नीचे पहला आर्मपिट्स, है ना, तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड कहते हैं, तो ये दूर है तो इसलिए इसको हम ऑक्सिलरी कह देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी हो गया। ठीक है, आर्म्स में जो होता है, ठीक है, इसको हम ब्रेकियल रीजन कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम पढ़ोगे एक बहुत एनाटॉमी में ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा तुमको। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रेकियल हो गया। ठीक है, अच्छा, फ्रंट ऑफ एल्बो, ये वाला देखो, आगे वाला फ्रंट ऑफ एल्बो, यहाँ यहाँ देखो गड्ढा जो बन रहा है, ये जो गड्ढा बन रहा है अपने बॉडी में फील करो, है ना, ये वाला जो गड्ढा बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंटी क्यूबिटल, एंटी क्यूबिटल। ठीक है, अच्छा, आर्म अगर ब्रेकियल है तो आगे आर्म के क्या हो जाएगा, एंटी ब्रेकियल, तो जो फोर आर्म है वो क्या हो गया मेरा, एंटी ब्रेकियल। ठीक है, रेस्ट आपको पता है, रेस्ट बोन होता है, कार्पेल होता है, आपको पता ही है। ठीक है, पाम को हम वोलर कहते हैं, पाल्मर या वोलर, ये तुम्हारा जो पाम है इसको हम वोलर कहते हैं या पाल्मर कहते हैं। ठीक, और फिंगल आपको पता है डिजिट या फेलेंजियल होता है, ये आपको पता ही है, डिजिट या फेलेंजियल होता है। ठीक है, डिजिट या फेलेंजियल आता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा यहां से यहां तक, ये अपर लिम्ब का पार्ट हो गया, जो तुम अभी एनाटॉमी में पढ़ोगे, यहां तक जो है तुम्हारा ये पूरा अपर लिम्ब का पार्ट हो गया। फिर से एक बार करते हैं, क्या भैया, आर्मपिट बोलते रहो मेरे साथ, एक्सिलरी, आर्म ब्रेकियल, ठीक है, फ्रंट ऑफ एल्बो एंटी एंटी क्यूबिटल, फोर आर्म ब्रेकियल के आगे, है ना, ए से आगे रखो तो ए, जब भी आगे है तो एंटी लग जाएगा, तो एंटी ब्रेकियल हो गया। रेस्ट कार्पल पता है, पाम पार्मल या वोलर, और फिंगर आपका फेलेंजियल हो गया। ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ट्रंक की बात करते हैं। तो ट्रंक में मेरे तीन रीजन दिख रहे हैं, दैट इज तुम्हारा थोरैसिक, चेस्ट वाला रीजन, है ना, T1 से T12 तक, फिर तुम्हारा एब्डोमिनल, पेट वाला रीजन, और तुम्हारा नीचे जो है पेल्विस रीजन में, दैट इज पेल्विक। ठीक है, अब एक एक करके इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है तुमको। सबसे पहले तुम्हारा जो ब्रेस्ट बोन दिख रहा है, दैट इज स्टर्नम, आगे वाला ये वाला पोर्शन जो है ना, स्टर्नम होता था ना, मेन्यूब्रियम था, साइफॉइड प्रोसेस था, बॉडी था, इसका पढ़ा था आपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ब्रेस्ट मेमोरी आपको पता है। ठीक है, नेवल जो हो गया ये एब्डोमिनल रीजन में है ना, नाभि जिसको कहते हैं आपको, दैट इज अम्बिलिकल हो गया। ठीक है, पीछे से देखोगे तो हिप्स हो गया, दैट इज कॉक्सल, कॉक्सल बोन्स कहते थे हम, इलियम इशियम प्यूबिस। ठीक है, और पेल्विक रीजन में तुम्हारा ग्रॉइन आ गया, दैट इज योर इंग्विनल रीजन, इंग्विनल रीजन में आपका ग्रॉइन आ गया। ठीक है, अब यहां देखो हाथ पे कुछ और चीज अपर लिम्ब पे, क्या, थंब को हम पॉलेक्स कहते हैं, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, थंब को हम क्या कहते हैं, पॉलेक्स, और हैंड को क्या कहते हैं, मैनुअल, मैनुअल काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए हैंड को। ठीक है, प्यूबिस तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थंब को हम पॉलेक्स कहते हैं, फुट के थंब को क्या कहते हो ये बताना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर वाला पूरा रीजन कंप्लीट। कोई दिक्कत यहां तक, स्टर्नल, मेमरी, अम्बिलिकल, कॉक्सल, इंग्विनल, पॉलेक्स, मैनुअल, प्यूबिक। ठीक है, तो ट्रंक वाला रीजन हमने यहां पे देख लिया, ट्रंक वाले रीजन में। ठीक है, ये हैंड वाला रीजन भी तुम्हारा अपर लिम्ब में ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक, अब नीचे आते हैं लोअर लिम्ब में, तो थाई, फीमर बोन होता है, हमको पता है, फेमरल हो गया। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ नी, जो आगे की तरफ है, पटेला बोन होता है यहाँ पे, तो पटेलर हो गया। ठीक है, लेग तुम्हारा जो क्रूरल हो गया। अब नीचे जो आगे नीचे हो गया तो एंकल, टार्सल पता है आपको, फार्सल लिख दिया, इसको टार्सल कर देना। ठीक है, फुट को हम पेडल कहते हैं, हैंड को हम मैनुअल कहते हैं, फुट को हम पेडल कर रहे हैं, चला रहे हो ना, पैर मारते हो। ठीक है, और तुम्हारा डिजिट जो है अगेन यहां भी फेलेंजियल हो जाएगा। यही मैं कह रहा था, टॉप ऑफ फुट को हम डॉर्सम कहते हैं, और जो ग्रेट टो होता है उसको हैलक्स कहते हैं। तो यहां पॉलेक्स और हैलक्स। ठीक है, पॉलेक्स और हैलक्स कैसे याद रखो, हाइंड लिम्ब में, है ना, हाइंड लिम्ब ऐसे याद रख लो, फोर लिम्ब हैंड लिम्ब होगा ना, तो हाइंड लिम्ब में तुम याद रख लो हैलक्स। ठीक है, तो इस तरह से तुमको
याद रहे। क्लियर है? तो ये तुम्हारा लोअर लिम्ब का पार्ट है। ठीक, तो ये एंटीरियर व्यू पे कोई दिक्कत तुमको कहीं भी कुछ, एक बार और इसको रिवाइंड करके देख लेना, तुमको याद हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर व्यू पे। सेम वही हेड सेफेलिक रीजन, तो यहाँ पे पोस्टीरियर में क्या दिखेगा, पीछे से ऑसिपिटल लोब, बाकी तो सारा तुम्हारा एंटीरियर में दिख ही गया। राइट, ठीक है। अच्छा, पीछे की तरफ अगर अपर लिम्ब पे आओगे तो क्या दिख रहा है, शोल्डर ब्लेड दैट इज स्कैपुला तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें मुझे वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। ठीक है, बैक ऑफ एल्बो को हम ओलिक्रिनल या क्यूबिटल कहते हैं, इसको ओलिक्रिनॉन प्रोसेस भी कहते थे। तो ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है ना ये ऐसे, तो ये ओलिक्रिनॉन कहते हैं। तो इसी को ओलिक्रिनल या क्यूबिटल कह रहे हैं। उल्टा है तो एंटी क्यूबिटल, आगे की तरफ है तो एंटी क्यूबिटल। इस तरह से याद रखो, फ्रंट एंटी क्यूबिटल हो गया, ये क्यूबिटल हो गया। ठीक, तो ये आगे का पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, फिर इधर सैक्रल रीजन बिटवीन हिप्स, आपको पता है ना, पेल्विक रीजन के पीछे फिर तुम्हारा सैक्रल बोन्स होते थे पीछे के। ठीक है, बटक को ग्लूटियल कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो तुम्हारा लार्जेस्ट मसल होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा रीजन बिटवीन एनस एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको पेरिनियल कहते हैं, इसको पेरिनियल रीजन कहते हैं। ठीक है, हॉलो एंड ऑफ नी, उधर तो था पटेलर, इसको हम पॉप्लीटियल कहते हैं, पॉप्लीटियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो याद नहीं रहेगा तुमको उसको मैं मार्क कर देता हूं, पॉप्लीटियल कहते हैं। लेग तुम्हारा क्रूअल बोल दिया। सोल तुम्हारा, अब यहां पे देखो, टॉप जो था डॉर्सम था, सोल जो है तुम्हारा दैट इज प्लांटर। प्लांटर क्यों, सोल के दम पे तो तुम नीचे जमीन में जा रहे हो ना, तो प्लांट कर रहे हो अपने आप को, पैर को, है ना, तो इसलिए इसको हम प्लांटर कहते हैं। ठीक है, हील कैल्केनियल कहते हैं, कैल्केनियम बोन होता है तुम्हारा, लार्जेस्ट टार्सल बोन कहते हैं, इसलिए इसको हील से तुमको कैल्केनियम याद रहेगा। ठीक है, बैक ऑफ हैंड को हम डॉर्सम कहते हैं, है ना, बैक ऑफ हैंड को हम डॉर्सम कहते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ फुट को हम डॉर्सम कहते हैं, बैक ऑफ हैंड को हम डॉर्सम कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे था ना पोजीशन जब तुम सुपाइन थे, और पैर तो ऐसे ही था, सामने ही था, तो तुमको एंटीरियर पोजीशन पे दिख जाता था, इस कारण से कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, और ये लॉइन तुम्हारा, ये लंबर रीजन का पार्ट। क्लियर है? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया बताओ, कुछ भी ऐसा जो इसमें समझ नहीं आया बताओ, तुमको क्या क्या याद नहीं रहेगा वो मैं तुमको भी बता देता हूँ। एंटी क्यूबिटल तुमको याद नहीं हुआ होगा, इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, इसका उल्टा जो हो गया क्यूबिटल हो गया। ठीक है, बाकी तुमको यहाँ पे ग्रेट टो दैट इज हेलक्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा थंब दैट इज पॉलेक्स, बाकी तुमको सारा याद ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या याद नहीं रहेगा, यहाँ पे तुमको एक पेरिनियल याद हो सकता है नहीं रहे। ठीक है, ये देख लेना, इसको 2-3 बार कर लेना। ठीक है, नी पॉप्लीटियल तुमको याद नहीं रहेगा, ये एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी तो तुमको सब याद हो जाएगा, मैंने मैकेनिज्म से बता दिया। क्लियर है सबको, हाँ या नहीं, एक बार अंगूठा जरूर दे दिएगा। तो ये बेसिक रीजियंस और जो टर्म्स यूज करते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये देखो सारा मैंने लिख भी दिया, तुम आओ एक बार अब यहाँ पे इधर से देखते हैं, है ना, कि याद रहता है कि नहीं। अभी तो तुमने विजुअलाइज किया, अब ध्यान से एक बार इधर से देख लो। तो भैया देखो, सेफेलिक जो तुम्हारा हेड वाले रीजन है, हेड रीजन में तुम्हारा क्या क्या आ गया, पहला क्रेनियम, स्कल, फ्रंटल, स्कल में क्या क्या आ गया, फ्रंटल तुम्हारा, फिर टेम्पोरल, ऑर्बिट तुम्हारा आई वाला पार्ट। ठीक है, ईयर तुम्हारा ऑर्टिक, बक्कल तुम्हारा चीक, नेजल तुम्हारा नोज, ओरल तुम्हारा माउथ, और चिन तुम्हारा मेंट। पता है, सर्वाइकल में तुम्हारा आ गया नेक। ठीक है, सर्वाइकल रीजन हो गया। ठीक है, उसके थोरैसिक में तुम्हारा चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा आगे की तरफ ब्रेस्टबोन, स्टर्नम, मेमरी, एब्डोमिनल, अम्बिलिकल तुम्हारा नेवल वाला जो रीजन है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड वहां से निकलते तो अम्बिलिकल हो गया। हिप तुम्हारा है कोक्सल, इंग्विनल तुम्हारा ग्रोइन, ग्लूटियल तुम्हारा बटॉक, लंबर तुम्हारा लॉइन, और वर्टिब्रल तुम्हारा स्पाइनल कॉलम, और सैक्रल तुम्हारा बिटवीन। ठीक है, इधर आ जाओ अब, ब्रेकियल आर्म वाला, एंटी ब्रेकियल आगे की तरफ, है ना, फोर आर्म, एंटी क्यूबिटल फ्रंट ऑफ एल्बो, क्यूबिटल तुम्हारा बैक या ओलिकनॉन कह लो उसको। ठीक है,
तो ओलिक्रेनल बैक ऑफ एल्बो, ठीक है, या क्यूबिटल कह लो, कार्पेल रिस्ट, पामल पाम, मैनुअल हैंड, फेलेंजियल डिजिट्स, पॉलेक्स थंब, फेमरल थाई, पटेलर फ्रंट ऑफ नी, पॉप्लिटल बिहाइंड नी, पता है हमको, है ना, क्रूरल लेग, ठीक है, सूरल काफ, टार्सल एंकल, कैल्केनियल हील, पता है, फुट पेडल, प्लांटर सोल, हॉलक ग्रेट टो, ऑक्सिलरी आर्मपिट, तुम्हारा डॉर्सल बैक और स्कैपुलर शोल्डर ब्लेड। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। तो ये हमने सारे टर्म्स जान लिए, है ना, ये हमने तुम्हारा बॉडी पोजीशन के हिसाब से क्या क्या टर्म है वो देख लिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शनल टर्म। अगर मुझे बताना है, जैसे तुमको बोले कि अरे एक काम करो रिसेप्शन से सामान ले आओ, तो कहाँ है रिसेप्शन, तो बोलोगे आगे से लेफ्ट चले जाओ। तो वैसे ही हम डायरेक्शनल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शनल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे डायरेक्शनल टर्म का इस्तेमाल करते हैं आइए समझते हैं, कैसे डायरेक्शनल टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो एक डायग्राम की मदद से आइए समझते हैं, ठीक है। सब कुछ एनाटॉमी में डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से देखोगे तो तुमको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहला है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब तुमसे ऊपर है, ऊपर है तो सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर का अगर डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे, इट इज टुवर्ड्स द हेड और द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा देखते हैं ना, टुवर्ड्स द हेड और द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपका, सुपीरियर हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। इंफीरियर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द हेड, नीचे, और द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, अवे फ्रॉम हेड और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हारा पैर इंफीरियर हो गया, ऊपर हेड सुपीरियर हो गया, है ना। तो सुपीरियर वेना कावा तुम देखोगे ऊपर की तरफ ब्लड पहुंचा रहा है, इंफीरियर वेना कावा नीचे की तरफ ब्लड पहुंचा रहा है ना, पहुंचा रहा है मतलब ले रहा है, सॉरी, ठीक है, ठीक। तो ये वाली बात हो गई, सुपीरियर इंफीरियर मैंने देख लिया। अब एक हो गया प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल ऐसे याद रखो, प्रोक्सिमल पास है ना, तो प्रोक्सिमल है, क्लोजर टू बॉडी है तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, क्लोजर टू बॉडी हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है। डिस्टल, दूर है तो डिस्टल हो गया, अगर कोई चीज दूर है तुमसे तो क्या हो गया, वो डिस्टल हो गया, है ना। तो जैसे ये हम देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तुम देखो कि पास वाला ग्लोमेरुलस के पास है ना, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज दूर, है ना। तो इसीलिए प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो जैसे अगर मान लो कि मैं बात करूं आपके ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस प्रॉक्सिमल है ना, रेडियस अल्ना डिस्टल है, राइट। तो इस तरह से तुमको याद करना है, ठीक है। अच्छा एक और होता है, एक और होता है आगे की तरफ है, तो एंटीरियर, एंटीरियर से याद रखो, आगे, फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड पीछे की तरफ है, बैक ऑफ द बॉडी, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर हो गया, दैट इज योर बैक ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब बीच में है, मिड लाइन है, तो इसको हम कहते हैं मीडियल। अगर बीच में है तो मिड लाइन, जैसे तुम्हारा मीडियल में हार्ट हो गया तुम्हारा, है ना, बीच में स्टर्नम हो गया तुम्हारा मीडियल, है ना, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलन हो गया तुम्हारा बीच में, ठीक है, तुम्हारा पेल्विक रीजन हो गया तुम्हारा बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीडियल है, बीच वाला जो है दैट इज योर मीडियल, नियर टू द मिड लाइन। अगर नियर टू मिड लाइन है तो ये मीडियल हो जाएगा, ठीक है। बाएं दाएं दूर दूर है ना, लेटरल है, साइड में है, तो दैट इज लेटरल। फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन है ना, तो दैट इज लेटरल। तो अब तुम बॉडी के पोजीशन के हिसाब से इमेजिन करोगे और फिर बताओगे कौन किसके सुपीरियर है कौन किसके
इंफीरियर है, या कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे है, ठीक है। तो यहां देखो मैंने सारा दे दिया है तुमको, ठीक है। तो देखो सुपीरियर टुवर्ड्स हेड, या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हार्ट इज सुपीरियर टू स्टमक, ऑब्वियसली ऊपर है, ठीक है। उल्टा होता है इंफीरियर, ठीक है। अवे फ्रॉम द हेड, स्टमक इज इंफीरियर टू हार्ट, उल्टा, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रल हो सकता कहते हैं इसको, है ना, और पोस्टीरियर डॉर्सल होता है, वेंट्रल आगे, ठीक है, डॉर्सल, ठीक है। तो टुवर्ड्स फ्रंट एंटीरियर, ठीक है, जस्ट स्टर्नम, एंटीरियर टू हार्ट, आगे है उसके, ठीक है। बैक पीछे, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है, तभी तो वो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग हमको देखने को मिलता है, राइट, ठीक। मीडियल मिड लाइन, लेटरल साइड में, इंटरमीडिएट दो के बीच में इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स को हम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ट्रांसवर्स कोलन असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में हो गया, है, तो ये इसको हम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कहते हैं। इप्सी लैटरल, अब दो टर्म तुमको देखना है, एक है इप्सी लैटरल, इप्सी लैटरल मतलब क्या हुआ, सेम साइड पे अगर है तो उसको हम इप्सी लैटरल कहते हैं, अगर सेम साइड ऑफ द बॉडी पे है तो उसको हम इप्सी लैटरल कहते हैं। राइट साइड पे तुम्हारे जो भी है एक ही साइड है तो उसको इप्सी लैटरल कहते हैं। जैसे तुम देखो गॉल ब्लैडर एंड डिसेंडिंग कोलन एक ही जगह है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल उल्टा, तो उसको हम कॉन्ट्रालैटरल कहते हैं, अगर उल्टा है तो ऑन द ऑपोजिट साइड है तो उसको हम कॉन्ट्रालैटरल, जैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग इधर हो गया डिसेंडिंग इधर हो गया, है ना, तो ये कॉन्ट्रालैटरल हो गया। प्रॉक्सिमल पास, जैसे एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, ठीक है। डिस्टल दूर हो गया, ठीक है। अच्छा सुपरफिशियल मतलब आगे की तरफ है तो सुपरफिशियल, टुवर्ड द सरफेस, सरफेस सुपरफिशियल याद रखो, और डीप तो तुमको पता ही है कि अवे फ्रॉम द सरफेस है तो डीप। तो जितना ऊपर की तरफ तुमको दिख रहा है दैट इज सुपरफिशियल, जितना अंदर की तरफ तुम जाओगे दैट इज। तो ये सारे तुमको डायरेक्शनल टर्म याद रखने चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते ना अरे इसके ऊपर लगाओ, अंग्रेजी थोड़ा दिखना चाहिए कि कम से कम पढ़े लिखे हो, नहीं हो अलग है बात है, बट फिर भी लगना चाहिए कि पढ़े लिखे, ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये चीज याद रखना है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमने डायरेक्शनल टर्म भी देख लिया। अब बॉडी के प्लेन्स देखते हैं और उसके सेक्शंस में कैसे उसको कट करते हैं उसी चीज को भी देखते हैं। सब कुछ हम डायग्राम के मदद से तुमको समझाएंगे, है ना। तो सबसे पहला प्लेन जो तुमको दिख रहा है, सबसे पहला प्लेन क्या दिख रहा है सर, सबसे पहला प्लेन अगर हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है मीडियल प्लेन, बीच में, बीच वाला प्लेन, है ना। बीच में अगर बॉडी को काट रहा है तो इस तरह के प्लेन को हम कहते हैं मीडियन प्लेन, जो बॉडी को मेरे दो इक्वल हाफ में काटेगा, इट पासेस थ्रू द मिड लाइन, पासेस बीच से, ये वाला देखो, ये वाला प्लेन जो है देखो तो बीच से काटा है बॉडी को, तो ये तुम्हारा जो प्लेन है दैट इज योर मीडियन प्लेन, ठीक है। अब अगर मीडियन प्लेन से ही दो लाइन में काटूं जो पैरेलल टू मीडियन प्लेन हो बट कभी मिले नहीं, तो उसको हम कहते हैं पैरा मीडियन प्लेन, इट इज पैरेलल टू, है ना, इट डज नॉट पास थ्रू द मिड लाइन, ठीक है, बट इट इज पैरेलल टू द मिड लाइन, तो पैरेलल टू बट डज नॉट पास द मिड लाइन, बट डज नॉट पास द मिड लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं पैरा मीडियन प्लेन, इसको हम कहते हैं पैरा मीडियन प्लेन, ठीक है। तो मीडियन देख लिया मैंने, पैरा मीडियन देख लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तीसरा ट्रांसवर्स, ऐसे काटते हो ट्रांसवर्स हो गया, ऐसे काटते हो तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो ट्रांसवर्स प्लेन से अगर मैं काट रहा हूं तो बॉडी किस पार्ट में कट रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर में, ऊपर वाला सुपीरियर होगा नीचे वाला इंफीरियर होगा, तो ये मेरा तीसरा जो प्लेन हो गया दैट इज योर ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। चौथा प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन, ये देखो ये वाला, ये इधर से काट रहे हैं, ऐसे ऐसे छिला बॉडी को ऐसे यहां से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आगे वाला जो है एंटीरियर है, पीछे वाला जो है पोस्टीरियर है, तो कोरोनल प्लेन से अगर हम काटेंगे तो बॉडी मेरे दो पार्ट में डिवाइड होगा दैट इज योर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, दैट इज योर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। तो ये जो प्लेन हो गया इसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। अगला प्लेन कौन सा हो गया, दैट इज योर ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक टेढ़ा, अगर किसी को टेढ़ा काट रहे हो
तो देन दो तुम्हारा प्लेन आ जाएगा, दैट इज योर ऑब्लिक प्लेन। इस पर लिखा नहीं, ये मैं मार्क करता हूँ, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ना, ऑब्लिक, ऐसे ऐसे काट रहा हूं, तो देन योर प्लेन इज ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, 20 से काट रहे हो तो मीडियन प्लेन है, दो बॉडी दो इक्वल हाफ में आ जाएगी। ठीक है, मीडियन प्लेन से पैरेलल काट रहे हो तो पैरा मीडियन प्लेन में होगा, यहां पे अनइक्वल हाफ में बॉडी कटेगी आपकी। 20 से ऐसे ट्रांसवर्स ऐसे काट रहे हो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में, तो देन ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में काट रहे हो देन कोरोनल प्लेन हो गया, और टेढ़ा काट रहे हो तो देन ऑब्लिक प्लेन हो गया। मैंने सारा आपको लिख दिया है। ठीक है, तो थ्रू मिड लाइन मीडियन प्लेन, पैरेलल टू मिड लाइन बट डज नॉट पास थ्रू इट, तुम्हारा पैरामीडियन या पैरासैजिटल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल या परपेंडिकुलर टू सैजिटल काट रहे हैं तो हम कोरोनल या फ्रंटल कहते हैं, और ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर में। हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो तुम्हारा सुपीरियर और इंफीरियर पोजीशन में बॉडी कट कर रहा है, तो इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। एनी एंगल अदर देन 90 डिग्री, है ना, एनी एंगल अदर देन 90 डिग्री काट रहे हैं तो देन इट इज ऑब्लिक। किसी भी प्लेन पे या किसी भी एंगल पे हम काट सकते हैं इसको, बाकी सारे 90 डिग्री है। क्लियर है, तो प्लेन हमने बॉडी के समझ लिए। ठीक है, अब आते हैं बॉडी कैविटीज की बात करते हैं, कौन कौन सा मेरे बॉडी में कैविटी है। ठीक है, तो पहला मेरा क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में क्या होगा भैया, दिमाग, ब्रेन। आउटर लेयर क्या होता है इसका, मेनिंजेस, हमने पढ़ा था ना, ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड, पिया मैटर, है ना, और सीएसएफ प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है ये, क्रेनियल बोन से बनता है। दूसरा कैविटी अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो मेरा क्या है, वर्टिब्रल कैनाल है। ठीक है, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व एंड्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे भी कवरिंग क्या होगा, मेनिंजेस और सीएसएफ। कैसे बनता है ये, वर्टिब्रल कॉलम से बनता है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में सब कुछ आ गया, क्या आपका हार्ट, लंग्स, इसोफेगस, ट्रैकिया, थाइमस, मेजर ब्लड वेसल्स वगैरह सब आपके थोरैसिक कैविटी में आते हैं। ठीक है, कैसे लाइंड होता है, दीज आर लाइंड बाय सेरस मेम्ब्रेन, सारे जो है सेरस मेम्ब्रेन होता है। इसमें तीन मेन कैविटी है, तुम्हारा प्लूरल कैविटी, इसके लिए लंग्स। ठीक है, दूसरा पेरिकार्डियल कैविटी, इसके लिए हार्ट। ठीक है, और तीसरा मीडियास्टिनम। क्या होता है सर मीडियास्टिनम, तो बेसिकली देखो ये मेरा लंग्स है, डु 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 डु, ये दूसरा लंग्स है, डु 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 डु, इसके बीच वाला जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मीडिया सिनम। थोरैसिक कैविटी में जिसमें तुम्हारा हार्ट आ गया, थाइमस आ गया, ये सब है ना, स्टर्नम आ गया, ये सारे जो रीजन है ये तुम्हारे जो है इसको हम मीडिया स्टीनम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक, फिर आ जाते हैं आपके एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी की बात करते हैं। एब्डोमिनो तो मैंने बता दिया। ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी क्या हो गया, यहां पे एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, और पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है। लाइंड बाय पेरिटोनियम, इट इज ऑल लाइंड बाय पेरिटोनियम, पूरा ये भी लाइंड बाय पेरिटोनियम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं, मतलब कंप्लीटली लाइंड नहीं अगर पेरिटोनियम से तो उसको रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं। क्या एग्जांपल होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा तुमने बट अपने लेक्चर्स में जरूर पढ़ा होगा, कोई ऑर्गेनिज्म जो और ऑर्गेन जो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, तो पेल्विक रीजन में तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स आपका एब्डोमिनो पेल्विक रीजन में आ जाता है। क्लियर है, क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैनाल, तुम्हारा थोरैसिक कैविटी में प्लूरल कैविटी आ गया, पेरिकार्डियल कैविटी आ गया, मीडियास्टिनम आ गया, एब्डोमिनो पेल्विक में एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी आपका आएगा। ये मैंने पूरा तुम्हारा देखो, ये क्रेनियल कैविटी हो गया। ठीक, ये वाला तुम्हारा वर्टिब्रल कैनाल। ठीक, ये थोरैसिक कैविटी में पेरिकार्डियल, प्लूरल और मीडिया स्टीनम।
फिर एब्डोमिनल पेल्विक में तुम्हारा एब्डोमिनल और पेल्विक आ गया। क्लियर है? चल अब बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, है ना। सेरस मेम्ब्रेन जो है तुम्हारा, ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या भैया, सबसे पहले पेराइटल लेयर जो वॉल्स को लाइन करता है, इसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं। जैसे पेराइटल प्यूरा तुम पढ़ते होगे, विसरल प्यूरा कहते होगे, ठीक है। और जो ऑर्गन को लाइन करता है उसको विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको हम सेरस फ्लूइड कहते हैं। इन्हीं लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होगा वो सेरस फ्लूइड होगा। तो जो मेम्ब्रेन है दैट इज योर सेरस मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड है दैट इज योर सेरस फ्लूइड। पेराइटल याद रखिएगा, जो वॉल्स को लाइन कर रहा है उसको पेराइटल कहते हैं। विसरल जो ऑर्गन्स को लाइन कर रहा है उसको विसरल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लूरा लंग्स कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम हार्ट कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियम एब्डोमिनल ऑर्गन कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, पेराइटल और विसरल का डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और क्वाड्रेंट। ये तुम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तुमको मजा आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और क्वाड्रेंट। पहले एब्डोमिनो पेल्विक रीजन की बात करते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, और फिर क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो चले देखो, 9 रीजन होता है, ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक। कैसे होता है, कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। पहले रीजन बनता कैसे, एब्डोमिनो पेल्विक 9 रीजन कैसे आता है। टिक टैक टो खेला है, 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से मेरा 9 रीजन बनता है। कैसे कैसे कौन कौन सा लाइन यूज करते हैं वो मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले देखो डायग्राम में यहां पे, ठीक है, ठीक है। तो देखो देखो देखो, पहला जो सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ये वाला जो लाइन दिख रहा हो, ये वाला जो लाइन कौन सा है, सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं सब कोस्टल प्लेन, है ना, सब कोस्टल, ठीक। कहां कहां से आता है भैया, तो ये जो है आपका लोएस्ट लेवल ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज से ये लाइन आता है, इसको लिख लो, इट पासेस अक्रॉस द पासेस अक्रॉस द लोएस्ट लेवल ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक जो सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, ठीक है, ठीक। नीचे वाला जो ये वाला प्लेन है, ये वाला जो, इसको हम कहते हैं इंफीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इंफीरियर, क्या कहते हैं इसको, इसको ट्रांस ट्यूबरक्यूलर प्लेन कहते हैं, ट्रांस ट्यूबरक्यूलर प्लेन कहते हैं। ये किससे पास कर रहा है, ये किससे पास कर रहा है, इट पासेस टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इलियक बोन था ना, आपको इलियम इशियम प्यूबिस पढ़ते थे, उसके सुपीरियर जो क्रेस्ट है उसके पार्ट से क्रॉस करता है, ठीक है। तो क्या भैया, तो इट पासेस, लिख लो, थ्रू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ iliac crest of लेफ्ट एंड राइट हिप बोन, ठीक है। 2 लाइन मैंने बता दिया, लाइन नंबर, ये सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन,
सबकोस्टल प्लेन जो है, और दूसरा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। यहां पे तुम ऐसे नीचे की तरफ टच करोगे, तुमको जैसे जो इलियक क्रेस्ट होगा इसके यहां से पास करता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा दो वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो दो वर्टिकल लाइन है, ये कैसे, ये मिड क्लैविकुलर लाइन है, ये क्लैविकल है आपका, ये क्लैविकल है आपका। तो क्लैविकल के बीच से, तुम्हारे क्लैविकल के बीच से क्रॉस हो रहा है, तो मिड क्लैविकुलर लाइन है ये, मिड क्लैविकुलर लाइंस, ठीक है। तो इससे मेरा 9 क्वाड्रेंट बना, ठीक है। सबसे आसान है बीच वाला याद रखना, सबसे आसान है बीच वाला तुमको याद रखना, ठीक है। एपीगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक के ऊपर है तो एपीगैस्ट्रिक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया अम्बिलिकल, बीच वाला जो रीजन है तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड के पास, यहाँ नेवल रीजन है वो अम्बिलिकल हो गया। और नीचे अगर पेल्विक रीजन की बात कर रहे हैं तो हाइपोगैस्ट्रिक हो गया। ये तो याद रखेगा, एपी अम्बिलिकल हाइपो, एपी अम्बिलिकल हाइपो, एपी अम्बिलिकल हाइपो, ठीक है। अब इधर पता है ये राइट है तुम्हारा, और इधर पता है ये लेफ्ट है तुम्हारा। तो भैया क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक हो गया, ठीक है। साइड में है तो लेटरल, तो राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल, ठीक है। और नीचे है तो इंग्विनल, तो राइट इंग्विनल और लेफ्ट इंग्विनल, राइट इंग्विनल और लेफ्ट इंग्विनल, राइट इंग्विनल और लेफ्ट इंग्विनल, ठीक है, ठीक है। तो फिर से बोलो, अगर ऐसे देखेंगे तो हाइपोकॉन्ड्रियाक राइट, एपीगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लेटरल अम्बिलिकल लेफ्ट लेटरल, राइट इंग्विनल हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट इंग्विनल, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। कहां पे क्या क्या होता है वो बेसिक मैंने अभी बता दिया, बाकी तो हम लोग एनाटॉमी में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिवर गॉल ब्लैडर इधर तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इधर स्टमक देखने को मिल जाएगा, इधर स्प्लीन देखने को मिल जाएगा तुमको, ठीक है। यहाँ डिसेंडिंग कोलन और असेंडिंग कोलन आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नीचे वाला जो इलियम वाला आ गया, और यहाँ पे सिग्मोइड कोलन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, चल बहुत बढ़िया। तो ये हमने आपका तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन देख लिया। अब इसके क्वाड्रेंट देखते हैं। 4 क्वाड्रेंट में तुम डिवाइड कर सकते हो, क्या भैया, तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से एक लाइन काटो, दैट इज योर ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन से, और एक लाइन बीच से काटो, दैट इज योर मीडियल प्लेन से। तो 4 बन गया। तो इसको राइट अपर क्वाड्रेंट कह देंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कह देंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट कह देंगे, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कह देंगे। क्लियर है। तो हमको एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो भैया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक एपीगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट लेटरल अम्बिलिकल, राइट लेटरल, लेफ्ट इंग्विनल हाइपोगैस्ट्रिक और इंग्विनल। कहां कहां क्या क्या प्रेजेंट है ये भी लिख दिया। इधर तुमको लेफ्ट साइड पे स्प्लीन दिख रहा है, उसके बाद तुम्हारा स्टमक लिवर गॉल ब्लैडर, राइट पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ दिख रहा है, सिग्मोइड कोलन, यहाँ पे अपेंडिक्स और सीकम है ना, और तुम्हारा यहाँ पे जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और उसके क्वाड्रेंट थे, ठीक। तो यही बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजीज थी जो हमको पढ़ना था आपके आज के लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपका ले लूंगा। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कैसा लगा, कुछ चेंजेस चाहिए या बढ़िया था सब कुछ, ठीक है।
और ये नोट्स आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/cytonai पे मिल जाएगा, इस लेक्चर का नोट्स। बाकी सारे लेक्चर्स आपके ऐप पे मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो cyton.in पे जाओ, ठीक है, और यहां पे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स या बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड कोर्स फिजियोलॉजी का कोर्स परचेज कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। चलो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।